गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ का वो शाखा है, वो बेस है जिसको हम आधार बोलते हैं। नंबर सिस्टम में हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना जरूरी होता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, या सम संख्या क्या होती है, या विषम संख्या क्या होती है। इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर इसी के आधार पे हम बड़े बड़े सवाल या बड़े बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, लेकिन इसके मेन जो बातें होती है वो हमको नहीं समझ में आता। हम केवल यही पढ़ते आए हुए हैं कि प्राकृतिक संख्या एक से लेके अनंत तक की संख्याएं। जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या ले लिया जाए, पहला नंबर प्राकृतिक संख्या। तो हमारे नंबर सिस्टम में पहला नंबर होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक से लेके अनंत तक की संख्याएं जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी 1, 2, 3, 4 लेते 1000, 2000, 15000, 20000, ये जितने भी नंबर आते हैं सभी हमारे प्राकृतिक संख्या में आते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक की जाती है, लेकिन जो हमारा पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से स्टार्ट करो और अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं सब हमारे पूर्ण संख्या में आती हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के लिए लिखते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के लिए हम शुरू करते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब है असीमित, माने असीमित, मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं है। पूर्ण का मतलब है पूरा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये पूर्ण संख्या में 0, सर पूर्ण संख्या में 0 होता है, तो वो लोग जहां केवल 0 होता है सबसे छोटा पूर्ण संख्या उसी को बोल देते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारा यही होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर जिसके पीछे 0 लगी होती है क्या वो पूर्ण संख्या है कि नहीं, या जिसके आगे 0 लगी हुई है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। हम जानते हैं कि 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं जितनी होती हैं तो हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 0, 1, 2 कर करके कहीं भी तक ले जाओ, इनफाइनाइट मतलब असीमित, असीमित, असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, वो हमारे पूर्ण संख्या होती हैं। और कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। हमें इसमें ज्यादा फर्क नहीं, केवल एक फर्क होता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती है, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती है। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये श्योर बात है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हम 0 नहीं ऐड करते हैं। प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड नहीं करते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे पूर्ण संख्या में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या में हम 1 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं हम, 1 से। प्राकृतिक संख्या में हम 1 से स्टार्ट करते हैं और असीमित तक माने इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट यानी असीमित, असीमित तक ले जाते हैं। ये संख्याएं जितने 1 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन 0 को ले ले तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। कुछ कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो 0 होता है क्या ये यहीं पर केवल पूर्ण संख्या होती है। 10 के अगर माने 1 के पीछे अगर 0 लगा देते हैं वो 10 होता है, क्या वो पूर्ण संख्या होती है। हाँ वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि वो 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में ही तो आता है हमारा 10। इनफाइनाइट के बीच में ही यानी असीमित संख्या के बीच में ही हमारा 10 आता है। वो भी हमारा प्राकृतिक संख्या भी है, वही हमारा पूर्ण संख्या भी होती है। हम जानते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आपको मालूम होगा कि पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है और असीमित तक जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होता है
और असीमित तक जाती हैं। अब जब जीरो पूर्ण संख्या में जब जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो के बाद 1 2 3 4 ऐसे कर करके हमारे काफी लंबा तक हमारी संख्या जाती है। वही जगह पे हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, जीरो को छोड़ के 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं जितनी होती हैं तब प्राकृतिक संख्या होती है। ये रहा हमारा पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर। हम आगे पढ़ते हैं सम संख्या। अगला है, अब यहां हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या हो गया हमारा, पूर्ण संख्या हो गया। अब हम पढ़ते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं हम शुरू क्लास से या हम बेसिक से पढ़ते हुए आए हुए हैं कि सम संख्या के जो बातें होती हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या होती हैं। ये बात सही है, लेकिन कुछ बच्चों के माने कंफ्यूजन होता है। छोटी छोटी संख्या में हमने 2 का भाग दे देते हैं, जैसे 24 है, 24 हम 2 का भाग दे देंगे तो 12, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि 2 का भाग चला जा रहा है, इस छोटी संख्या था और हम बता सकते हैं कि सम संख्या है। यानी सम संख्या में 2 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8 ये संख्याएं यानी सम संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8। ये हमारे जो 5 संख्याएं होती हैं ये संख्याएं 2 से विभाजित भी होती हैं और यही सम संख्या को डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम जानते हैं छोटी छोटी संख्या होती है तो हम उसमें 2 का भाग दे देते हैं। बच्चों के जुबान में यही होता है कि सर जो सम संख्या होती है उसमें हम 2 का डिवीजन दे दें या 2 का भाग दे दें, वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए, वो सम संख्या होती है। लेकिन जब हमारे पास 4 अंकों के, 5 अंकों के या 10 अंकों की अगर संख्या हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है। हम जानते हैं जिसके इकाई अंक में, चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे वो 5 अंक का हो, जिसके इकाई अंक में ये हमारे 5 संख्या आ जाएं, जिसके इकाई अंक में ये 5 संख्या आ जाएं, वो सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, सम संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जो विषम संख्या होती है, हमारा इसी संख्या में आता है एक विषम। विषम का मतलब होता है भिन्न, माने सम से भिन्न, यानी जो सम संख्या होती हैं उनके अलावा जो संख्याएं होती हैं वो हमारी विषम संख्या होती हैं। वो संख्याएं जो 1 3 5 7 और 9 ये भी 5 संख्याएं होती हैं। अब ये जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं और जो ये सम संख्याएं होती हैं, ये दोनों एक के बाद एक गैप करके आती हैं। अगर हम सम संख्या से स्टार्ट करें यानी 0 के बाद एक विषम आएगा, फिर एक सम आएगा, फिर दूसरा विषम, फिर एक हमारा सम आएगा, फिर हमारा अगला विषम आएगा, एक के बाद एक गैप। यानी सब मिला जुला के हम जानते हैं हर एक के बाद एक सम और एक विषम आती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 के बाद हमारा 1 आता है, 1 के बाद फिर हमारा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8। यानी इन दोनों के बीच में गैपिंग लगभग, अगर एक सम संख्या के बाद दूसरी सम संख्या प्राप्त करना है तो उसमें हमको एक गैप करना पड़ेगा, यानी एक घटाना पड़ेगा। जैसे हमने सम संख्या में 2 ले लिया है, अगला सम संख्या हमारा क्या आएगा, इसके बाद तो अगला नंबर आएगा हमारा 3, लेकिन हमें सम संख्या प्राप्त करना है, 1 को गैप कर देना है, अगला कौन सा आएगा 4, ये हमारा सम संख्या है। फिर अगला एक गैप करेंगे, अगला आएगा हमारा फिर 1 के बाद 1, 1 के बाद 1 हमारा सम संख्या आता है। यहां हम देख रहे हैं कि बच्चों के जुबान पे यही होता है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या होती हैं। लेकिन जब हमारे 2 अंकों के, 4 अंकों के या 6 अंकों की अगर संख्या हो तो उसमें पहचानने में थोड़ा दिक्कत होती है या उसमें हमें 2 का भाग देने में प्रॉब्लम होती है। तो हम यही सीधी सी एक फॉर्मूला जानते हैं कि जिस संख्या के पीछे यानी लास्ट इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक में हमारे ये 5 संख्या होती हैं, ये पांचों संख्या आती हैं, वो सभी संख्याएं हमारी सम होती हैं। उसके बावजूद या उसके अलावा जिन संख्याओं के इकाई अंक में ये 1 3 5 7 9 आता है तो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं, 3 5 6 8 0 2। अब इतनी बड़ी संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, करीब लाख की संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है। अब इसमें हम अगर 2 का भाग देने चले तो काफी टाइम हमारा व्यर्थ होगा और हमें काफी कंफ्यूजन होगी इसमें। तो हम यही जानते हैं सम संख्या बनाने के लिए, सम संख्या होने के लिए उसके संख्या के इकाई अंक यानी ये संख्या,
ये संख्या अगर हमारा यानी 2 से मैच कर रहा हो या 4 से या 6 से या 8 से या लास्ट में 0 हो, तो ये हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या हमारी सम संख्या होती है। इसके अलावा जैसे इसी के संख्या को हम उल्टा करके देखें, 5 3 0 7 6 3, अब यहाँ पे हमको सम संख्या पहचानना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी हमारा 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है। अब इसमें हमको पहचानना है सम संख्या है या नहीं है, तो हमें बस एक ही फार्मूला याद होनी चाहिए कि अगर इसके लास्ट में सम संख्या यानी 2 4 6 8 0 है, तो ये पूरी संख्या हमारा सम है। अगर इन पांचों में से अगर दो विपरीत हैं या इनसे उल्टा है यानी 1 3 5 7 9 है, तो वो विषम संख्या होगी। यहाँ तक हमको जानकारी हो गया होगा, या हमें विश्वास है कि आप लोगों को सम और विषम के बारे में पता हो गया होगा। अभी हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक की संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा पूर्ण संख्या, यानी 0 से स्टार्ट होके अनंत तक की संख्याएं होती हैं वो हमारा पूर्ण संख्या होती हैं। और अभी हमने पढ़ा सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या होने के लिए उसके इकाई अंक 2 4 6 8 और 0 होनी चाहिए। इकाई अंक यानी लास्ट वाला अंक यानी 2 4 6 8 0 अगर है तो सम संख्या होगी। और विषम संख्या होने के लिए उसके इकाई अंक चाहे जितने अंक का हो, वो 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो या 5 अंकों का हो, उसके इकाई अंक अगर 1 3 5 7 9 हो तो संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। आगे हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा अभाज्य संख्या। ये रहा हमारा अभाज्य संख्या, सॉरी हाँ, अगला पॉइंट है हमारा अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? कुछ बच्चों को कहना होता है कि अभाज्य संख्या वो होती है सर जो अपने संख्या से कटे या वो किसी से न कटे, जो अपनी संख्या से कटे या किसी से न कटे। कुछ लोगों को वेव होता है या कुछ लोगों को वहम होता है कि ये अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो अपने से कटे या जो किसी से न कटे। लेकिन ये बात सही है कि जो अपने से कटे या किसी और से न कटे, लेकिन इसका अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके केवल 2 गुणांक हो, जिसके 2 गुणांक हो, यानी एक गुणांक वो हो जो ये खुद के पहाड़ा में आता हो या वो जितनी बार में आता हो। जैसे हमें पढ़ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका गुणांक 1 या वह स्वयं संख्या हो, जिसका गुणांक 1 या वह स्वयं संख्या हो। जैसे हम यहां पे शुरू करते हैं 2 2 3 5 7 7 के बाद 11। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे 1 की गैप 1 की गैप 1, यानी यहाँ पे 7 के बाद 9 कर देते हैं। लेकिन 9 जो संख्या हमारी होती है, यहाँ पे 9 जो संख्या होती है वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह इसके गुणांक 2 होंगे। जो हमारा 9 है, 9 के गुणांक जो होंगे ये 2 होंगे। एक तो 1 होगा, एक तो 3 होगा, इसका 3 तिरिका 9, यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 9 आएगा, और एक तो खुद ये 9 होगा, यानी इसके गुणांक 3 हो गए। अभाज्य संख्या होने के लिए इनके गुणांक 1 होनी चाहिए। जैसे 2 संख्या के लिए हम क्या कर सकते हैं, या ये 1 गुणे 2 करते हैं, यानी इसका गुणांक एक ये है और ये है, जिसके 2 गुणांक हो वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। हम अगला नंबर ले लेते हैं 3। 3 क्या है, जैसे 1 गुणे 3, इसके भी गुणांक 2 ही हैं, एक 1 है और एक वह स्वयं संख्या है। अभाज्य संख्या होने के लिए उसके गुणांक 2 होनी चाहिए या उसके गुणा करने का यानी 1 और वह स्वयं संख्या हो, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। हम जानते हैं ऐसे संख्याओं को गिनते हुए हम अभाज्य संख्याओं को कुछ लिख रहे हैं, कुछ अभाज्य संख्याओं को हम नोट कर रहे हैं जो 50 तक के लगभग आएंगे, यानी 2 3 5 7 11, यानी 13 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 17 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। या हम जन्नत से मानते हैं कि जो एक के पहाड़ा में आए लेकिन दूसरे के टेबल में ना आए, दूसरे के पहाड़े में ना आए, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या 19 ले लो, 21 22 23 ले लो, ऐसे कर करके बहुत सारे होते हैं। तो हम जानते हैं यानी 1 से लेके
1 से लेके 50 तक की संख्या में करीब 15 हमारे अभाज्य संख्या हैं। 1 से लेके 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुछ लोगों का यह ध्येय है कि सर एक हमारा अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है या वह संख्या है, इस चीज का कंफ्यूजन होता है। तो हम जानते हैं एक का गुणांक हम जितनी बार करते जाएं इसके गुणांक की संख्या बढ़ता जाएगा, लेकिन मान वही का वही रहेगा। जैसे 1 का गुणांक 1 में करो 1 ही आएगा, फिर इसका गुणांक 1 कर दो फिर ये बढ़ता जाएगा, लेकिन लास्ट में इसका मान 1 ही आएगा। इसके गुणांक 1 2 3 4 हो गए, तो यह अभाज्य संख्या में नहीं आता है, यह अभाज्य संख्या में नहीं आता है। हमारा एक प्रश्न होता है या हमारे परीक्षाओं में आते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। तो हम जानते हैं कुछ लोगों का कहना होता है कि सर 1 है, और कुछ का कहना होता है 2 है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं 3 है। क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभाज्य संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं सब हमारा विषम संख्या है सिवाय एक 2 को छोड़ के। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 तो सम संख्या है, तो यह अभाज्य कैसे होगा, या 2 को हम भाग देते हैं या किसी न किसी संख्या से कट जाएगा। जैसे हम इसके अलावा अगर हम 4 ले लेते हैं वह अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हम 2 के पहाड़े में उसको हम पढ़ सकते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर 2 अभाज्य संख्या है या यह पूर्ण संख्या है। तो हम जानते हैं 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, या तो वह 1 के पहाड़े में आएगा या वह स्वयं अपने पहाड़े में आता है। इसलिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा 2 है। और यहां पे हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या 1 से लेके 50 तक के बीच में, यानी 1 से लेके 50 तक के बीच में टोटल 1 से लेके टोटल 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभी हम आपको ये एक केवल इसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं केवल। अभी हम इनको अभी और अगले क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या ये अभाज्य संख्या, इनको हम एक एक क्लास करके पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, जिससे आपकी छोटी छोटी जो माने गलतियां हो या छोटी छोटी ना समझ हो वो चीजें आपका क्लियर हो जाए, या डाउट हो जिसको बोलते हैं वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, अगला हम पढ़ते हैं हमारा है पूर्णांक। हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अगला हमने पढ़ा अभाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। हम जानते हैं हमारे संख्याओं में, हम जानते हैं कि हमारे संख्याओं में कुछ संख्याएं धनात्मक होती हैं और उसी के बराबर हमारा ऋणात्मक भी होती है। हमारी संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, यानी हमारे पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पूर्णांक यह हमारा है 0। ठीक है, हम अगर बाएं सिरे में जाते हैं, हम बाएं सिरे की तरफ जाते हैं तो हमारा धन होता है। क्या बनता है इधर, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, ऐसे कर करके अगर हम इधर बढ़ते जाएंगे तो ये धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। और आगे इधर हम अगर 0 के अगर इस सिरे पे जाते हैं तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक, यानी -1, यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसे कर करके हम संख्याएं इधर बढ़ाते हुए जाते हैं। ठीक, तो हमारे जो पूर्णांक होते हैं ये 3 होते हैं। एक तो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, एक ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, एक ऋणात्मक संख्या होती है, एक तो हमारा 0 होता है यानी शून्य होता है, एक हमारा शून्य होता है, और एक होता है हमारा धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक बोलते हैं इसको। जब हम संख्या के साथ तो पूर्णांक कर लो, क्योंकि हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हम धन संख्या के साथ प्रदर्शित करते हैं किसी संख्या को तो उससे धनात्मक संख्या कहते हैं, और जिसे हम ऋण के साथ प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं वो हमारे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और इन दोनों के बीच में हमारा एक 0 होता है। ये 0 जो है ना तो धनात्मक होती है और ना तो ऋणात्मक होती है। कुछ बच्चों के
यह ध्यान में रहता है या उनको कुछ डाउट रहता है कि जो जीरो संख्या है ये ना तो धनात्मक होती ना ऋणात्मक होती है, ये संख्या क्या होती है। कभी कभी वो लोग 10 को देख के, ये जीरो देख के समझ जाते हैं कि ये ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। लेकिन अगर अकेले में अगर जीरो है, अकेले में अगर जीरो है, उसके पीछे सिरे में अगर कोई संख्या है तो वो उस संख्या के साथ, चिन्ह के साथ दिखाते हैं कि वो धनात्मक है। अगर जीरो एक किसी संख्या के पीछे लगी हुई है तो ये संख्या 10 के नाम में आएगा, तो ये हमारा धनात्मक संख्या होगी। अगर धनात्मक संख्या के सामने अगर हमने चिन्ह लगा दिया माइनस का तो ये ऋणात्मक संख्या होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जहां जीरो अकेला होता है, जीरो अकेला होता है, ना तो ये धनात्मक में होती है और ना तो ये ऋणात्मक में होती है। अगर इसके आगे हम एक संख्या लगा देते हैं तो यह धनात्मक में हो गया है, क्योंकि इस धन की संख्या को हम प्रदर्शित कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे नहीं करते हैं। जहां जरूरत होती है वहां पे हम धन दिखा देते हैं, लेकिन ऋणात्मक को हमेशा हम दिखाते हैं, ऋणात्मक संख्या को हमेशा हम माइनस से दिखाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो ऋण वाली संख्या होगी उसके सामने उसका सिंबल यानी माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। लेकिन धन के लिए हम कभी कभी धन जरूरत पड़ने पर धन लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। यानी अगर धन का चिन्ह नहीं लगा हुआ है आप में, अगर यहाँ पे धन का नहीं लगा हुआ है तो ये संख्या हमारी धनात्मक होगी, यानी 10 जो है ये संख्या हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक, अगर इसके आगे हमने चिन्ह लगा दिया माइनस, यानी ऋण का चिन्ह लगा दिया, तो यह संख्या बन जाएगी हमारी ऋणात्मक। तो हमें इतना विश्वास हो गया होगा कि आप लोगों को धनात्मक संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं पता हो गई होगी। हाँ, कुछ लोगों को यह ध्यान में होता होगा कि सर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि सर धनात्मक संख्या में या ऋणात्मक संख्या में पहचानने में, बड़ा छोटा पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर हमने दे दिया -25 और यहाँ पे दे दिया हमने 3, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि ये -25 और ये 3, नंबर में तो ये बड़ा है, 25 हमारा नंबर में तो बड़ा है लेकिन संख्या में बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 3 हमारा जो है छोटा है। हम जानते हैं कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक में है, यानी ये धन सिरे की तरफ है, और ये हमारा -25 ऋणात्मक है, यानी ऋण की अवस्था में है। आप जानते हैं कि धन का मतलब होता है किसी को उधार देना, देता वही है जो धनी होता है, जिसके पास संपत्ति ज्यादा होती है। और ऋण का मतलब होता है कर्जा लेना, यानी गरीबी से नीचे होता है। और हम जानते हैं जो धनी होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी बड़ी की तरफ आकर्षित करते हैं, और जो ऋण कर्जा वाले होते हैं वो नीचे की तरफ प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि ये 25 हमारा जो माइनस में है यानी ऋण में है, यानी ये 25 हमारा क्या है, कर्जे के रूप में है। इसके कंपेयर में धनी ये 1 नंबर हो चाहे 0 नंबर, 1 नंबर हो या 0 ही हो, फिर भी उसके कंपेयर यानी तुलना में ये -25 हमारा ऋण में ही है, यानी ये छोटा ही होगा। धन और माइनस में ये फर्क देखा जाता है। अगर ये धन संख्या बड़ी है तो बड़ी होती है, छोटी है तो छोटी होती है। लेकिन ऋणात्मक संख्या में जो संख्याएं बड़ी होती हैं वो सबसे छोटी हो जाती हैं, जो संख्याएं छोटी होती हैं वो सबसे बड़ी हो जाती हैं। जैसे इन दोनों के कंपेयर किया जाए या इन दोनों का तुलना किया जाए तो यहाँ पे धन हमारा बड़ी संख्या होगी, धन हमारा क्या है, बड़ी संख्या होगी, और ये हमारा क्या हो जाएगी, छोटी संख्या होगी। ठीक है, हम यहाँ बता दिए आपको धन संख्या बड़ी होती है ऋणात्मक से, ऋण संख्या से। अब हम जानते हैं जैसे कभी कभी आ जाता है प्रश्न में, हमारा आ जाता है -45 और -25, मान लो यही हमने दो संख्या ले ली और दोनों ऋणात्मक में हैं। हमने ये दो संख्या लिया -45 और -25, ये दोनों ऋणात्मक संख्या हैं। इन दोनों में पहचानने में दिक्कत होता है बच्चों को। बच्चे संख्या देखते ही बोल देंगे कि सबसे बड़ी संख्या 45 हो गई, लेकिन यहाँ पे गलत है। हमने पहले ही बता दिया है कि अगर ऋण का चिन्ह लगा हुआ है यानी वो कर्जदार है, यानी वो ऋण है, ऋण अवस्था में है। वह 45 रुपए
किसी से उधार लिया हुआ है उसके कंपेयर में -25 ये भी कर्जदार है। ऋण चिन्ह के अलावा ऋण चिन्ह के साथ में ये क्या है, कर्जदार है, लेकिन इसकी तुलना में ये कम कर्जदार है। इसकी तुलना में -45 की तुलना में -25 कम कर्जदार है। इसलिए इन दोनों में सबसे जो कम कर्जा लेता है उसी को, ऋणात्मक तो दोनों हैं लेकिन कर्जदार तो दोनों हैं, लेकिन इन दोनों में हमें जो कम पैसे लिया है या कम कर्जा लिया है उसको उसके तुलना में हम बड़ा मानते हैं, क्योंकि इसको कम जरूरत थी, ये कम गरीब में थे, इन्होंने कम कर्जा लिए। ये ज्यादा गरीब में थे, ज्यादा ऋण में थे, इसलिए इन्होंने ज्यादा ऋण ले लिया है। इन दोनों की तुलना में 25 हमारा बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, हमको विश्वास है आप लोगों को कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ऋण संख्या में बड़ी, दोनों अगर ऋण संख्या है तो उसमें जो बड़ी संख्या होगी ऋण में वो सबसे छोटी हो जाएगी, तुलना में जो छोटी ऋण संख्या होगी उसके तुलना में वो छोटी बड़ी माने बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी और छोटी संख्या बड़ी होती है। या इसके आधार से न ध्यान देते हुए आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दो, हमारे इस ग्राफ की तरफ थोड़ा ध्यान दो, इस ग्राफ की तरफ थोड़ा ध्यान दो। आप जानते हैं जीरो हमारा जीरो के बराबर है। जीरो मतलब मतलब कुछ नहीं, ना तो धन ना तो ऋण। जीरो का मतलब है ना तो धन ना तो ऋण। यहां पे हम ध्यान देंगे, अगर इधर हम जाते हैं इधर हम बड़ा होने के प्रदर्शित करते हैं कि हम बड़े हैं, यानी धन संख्या हमेशा बड़ी होती है। इधर अगर हम जाते हैं तो इधर हमको क्या करता है, ये ऋण दिखाता है कि हम कर्जदार होते जाते हैं। जीरो हमारा शून्य यानी नील के बराबर है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना तो प्लस में है और ना तो माइनस में है। हम यहां देखते हैं ऋण संख्या में जो जीरो से ज्यादा दूर होगा, जो संख्याएं जीरो से ज्यादा दूरी पर होगा वो संख्याएं बहुत छोटी होगी, यानी जीरो से जितना दूरी जाएगा वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी, और जो जीरो के ज्यादा करीब में रहेगा वो संख्या इसकी तुलना में ये बड़ी होगी। हम इधर देखते हैं धन संख्या की तरफ, जो जीरो के पास में रहेगा, धन संख्या की तरफ जो जीरो के पास में रहेगा वो छोटी संख्या होगी। जो जीरो से ज्यादा दूरी पर जाएगा धन की तरफ, धनात्मक संख्या की तरफ, तो वो संख्या बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी उसका मान या उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन ऋणात्मक की तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे जीरो से दूरी बढ़ता जाएगा उसका मान घटता जाएगा, यानी मान छोटा होता जाएगा। अब हमें विश्वास हो गया होगा कि आप लोगों को ये माइनस में यानी ऋणात्मक संख्या में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है आप पहचान सकते हैं। इधर धन संख्या में छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है वो आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। अब हम अगला क्लास देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है परिमेय संख्या। अगला हमारा है परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, सभी लोगों ने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ये तीसरी चौथी पांचवी क्लास से बताते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या यानी P बटे Q के रूप में जो होती है, या जो भिन्न के रूप में होती है, या जो फ्रैक्शन के रूप में होती है, उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, यानी P बटे Q के रूप में हो, जहां पे Q बराबर जीरो ना हो, जहां पे Q बराबर जीरो ना हो, यानी जो संख्याएं भिन्न के रूप में होता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P बटे Q, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जहां संख्या में हर हमारा जीरो होता है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, तो हम परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं, इसके बाद अगली क्लास लेंगे। जैसे परिमेय संख्या, टाइम कितना हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होता है P बटे Q, यहाँ पे Q बराबर जीरो ना हो, यानी हर और अंश के रूप में हो तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर केवल जैसे 3/5 है इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, 2/7 इसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे P बटे Q के रूप में दिख रहा है, P बटे Q के यानी भिन्न के रूप में दिख रहा है, 2/7 भिन्न के रूप में दिख रहा है, अंश और हर है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब स्वतंत्र अवस्था में हमारा 8 हो तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो केवल एक ही नंबर है,
ना तो इसको हर मान सकते हैं, ना तो इसको अंश मान सकते हैं। लेकिन हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, जो नंबर अपने स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसके हर में हम हमेशा एक रखते हैं। अब यह संख्या हमारा दो रूप में हो गया है, एक पी के बटे में हो गया और एक क्यू के बटे में हो गया, यानी अंश अपान हर हो गया है, अंश बटे हर हो गया है। तो यह संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या हो जाती है। यहां से आप समझ सकते हैं कि जो संख्याएं p बटे क्यू के रूप में हो, जो संख्याएं p बटे क्यू के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी 3/5 ये परिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन जब हम कभी लिखते हैं 3 तो बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये समझ के रखिएगा कि 3 के नीचे हमेशा 1 होता है, 3 के बटे में हमेशा 1 होता है। अब यह p बटे क्यू के रूप में हो गया है, इसलिए यह भी हमारा संख्या क्या है, परिमेय में हो गया है। यानी हम स्वतंत्र अवस्था में 3, 5, 8 या 7/2 यानी 3/2, 7/9 कुछ भी संख्या हो, भिन्न के रूप में हो या स्वतंत्र रूप में हो, यानी पूर्णांक के रूप में, पूर्ण के रूप संख्या हो, तो ये हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आज तक इतना ही हो गया है परिमेय संख्या। अभी हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। अभी हमने ये छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन कराया है संख्या यानी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का हमने केवल एक परिचय कराया है। अब हम इनको बारी बारी हर एक क्लास में आगे पढ़ाते चलेंगे, इसको पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।